आप सभी रसायनविदों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है हेटेरोसाइक्लोकेमिस्ट्री ऑफ पायराजोल एंड इमिडाजोल। पायराजोल एंड इमिडाजोल डाइऑल्स कैटेगरी के दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और ये बी फॉर्म 4th सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd की यूनिट 4th में संलग्नित है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें कवर करना है। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है रिएक्टिविटी और चौथा है मेडिसिनल यूजेस। अब देखिए, ये है पायरॉल का स्ट्रक्चर, ये है पायरॉल का स्ट्रक्चर, ये पायराजोल का स्ट्रक्चर और ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में आप सिमिलरिटीज देख सकते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हैं, प्लस 5 मेंबर्ड हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम इसमें प्रेजेंट है। डिफरेंस कहाँ पे है पायरोल एंड पायराजोल इमिडाजोल में? कि पायरोल में केवल एक नाइट्रोजन है और पायराजोल और इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन। अच्छा, अब पायराजोल एंड इमिडाजोल में भी काफी सिमिलरिटी है, दोनों में 2 नाइट्रोजन है, 5 मेंबर्ड है। अगर आप सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाते हो तो पायराजोल बन जाता है, अगर आप थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाते हो तो क्या बन जाता है? इमिडाजोल बन जाता है। अब दूसरी चीज जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में याद रखने वाली, ध्यान रखने वाली बात है, वो नाइट्रोजन के टाइप्स या नेचर ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो N1 जो नाइट्रोजन है इन दोनों स्ट्रक्चर में, इमिडाजोल और पायराजोल के स्ट्रक्चर में, वो सिमिलर नेचर का है किसके? पायरोल के, ठीक है। मतलब इस NH की प्रॉपर्टीज इस NH और इस NH के बराबर ही होगी, ठीक है, क्योंकि हम पायरोल पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? पायराजोल है और इमिडाजोल। थोड़ा सा कुछ चीजें एडिशन हुई है, बाकी सब पायरोल के ही सापेक्ष में हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड नाइट्रोजन जो आ रहा है यहाँ पे, या तो वो 2 पोजीशन पे होगा या फिर वो 3 पोजीशन पे होगा, और इसका नेचर कैसा है? पिरिडीन लाइक में नाइट्रोजन का नेचर है इसका, ठीक है। अगर आप पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है। मतलब वो हाइड्रोजन से अटैच नहीं होगा लाइक पायरोल, ठीक है। तो ये सब कुछ था किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं कि इमिडाजोल और पायराजोल का प्रॉपर्टीज क्या क्या। अच्छा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमिडाजोल एंड पायराजोल। सबसे पहले, ये दो के दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये प्रोटीक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। और अगर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंसेस है, दोनों की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज बहुत अच्छी हैं, दोनों 5 मेंबर्ड हैं, 2 नाइट्रोजन हैं, लेकिन देखिए प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो इमिडाजोल होता है वो ओलिगोमर्स फॉर्म करता है और जो पायराजोल होता है वो डाइमर्स फॉर्म करता है। इन अनदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इमिडाजोल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, इंटरमॉलिक्यूलर। अब पायराजोल में क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर भी बन सकता है और इंटरमॉलिक्यूलर भी बन सकता है, ठीक है। अब चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका एक्सटेंट जो होगा इमिडाजोल में वो ज्यादा होगा पायराजोल से, इस वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस है। इमिडाजोल का जो है बॉइलिंग पॉइंट 256 है और पायराजोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो केवल 187 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला चीज जो देखते हैं, इस पॉइंट में क्या लिख रहा है कि अगर हम n को सब्स्टिट्यूटेड कर दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे और ये जो NH है ना, NH, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूटेड कर दें, यहाँ पे क्या लगा दें? CH3 लगा दें, या फिर इस N पे CH3 लगा दें, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो बहुत ही ज्यादा घट जाएंगे। क्यों?
क्योंकि फिर ये फ्री नहीं होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में देखते हैं बेसिसिटी। अच्छा, तो बेसिसिटी का यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? इमीडाजोल होता है, दूसरे नंबर पे पायराजोल होता है, तीसरे पे पिरिडीन, फिर पायरो। अब आते हैं, देखते हैं कि ये ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, रीजनिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। ये डिपेंड करते हैं एक्चुअली दो चीजों पे, कि टाइप ऑफ नाइट्रोजन कैसा है। नाइट्रोजन पे जो अवेलेबल लोन पेयर हैं वो प्रोटोनेशन के लिए यानी कि बेसिसिटी शो करने के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो किस डिग्री पे अवेलेबल। तो सबसे इजिली अवेलेबल होते हैं इमीडाजोल में, फिर पायराजोल में, फिर पिरिडीन में, और पायरोल में तो अवेलेबल होते ही नहीं है लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं नाइट्रोजन पे पायरोल के केस में वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो इन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि इमीडाजोल और पायराजोल में इमीडाजोल क्यों ज़्यादा बेसिक होता है। देखिए, जब इमीडाजोल प्रोटोनेट होगा तो इमीडाजोलियम आयन बनेगा, और पायराजोल जब प्रोटोनेट होगा तो पायराजोलियम आयन। ठीक है, अब मैंने रेजोनेंस की वीडियोस बनाई हैं, उसमें आप देखेंगे तो मैंने बताया है कि हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल करिस्पॉन्ड टू द हायर स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमीडाजोलियम आयन है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होते हैं, यानी कि इसमें जो आयन होता है वो काफी अच्छे तरीके से डिस्पर्स होता है, डीलोकलाइज्ड होता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, बट पायराजोलियम आयन में ये चीज नहीं हो पाता है उतनी सरलता से, इसी वजह से इमीडाजोल पायराजोल से ज्यादा बेसिक होता है। ये क्वेश्चन आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है और कई बार थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी आ जाता है कि आप बेसिसिटी ऑर्डर को समझाइए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, और उसमें उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, केवल ऑर्डर मत दीजिए। ये तो ऑर्डर कोई भी रट सकता है, उसको एक्सप्लेन भी कीजिए। सेकेंड चीज जो यहाँ पे आ रहा है, पिरिडीन और पायरोल के बीच में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पिरिडीन होगा, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रखा है। ठीक है, और ये ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है। ठीक है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व। ठीक है, और इसका दूसरा रीजनिंग यहाँ से मिलता है इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू से। ठीक है, ये देख लीजिए, तो चूंकि पिरिडीन का डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होता है इसके पायरोल के कंपैरिजन में, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होता है। दूसरा रीजनिंग यही है कि इसके ऊपर जो लोन पेयर होता है वो अवेलेबल होता है प्रोटोनेशन के लिए, बेसिसिटी के लिए, इस केस में नहीं होता। ठीक है, तीसरे पॉइंट में यही चीज बताया गया है कि पायरोल में बहुत कम बेसिसिटी इस वजह से होती है क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। अगर हम उसको प्रोटोनेट कराने में इन्वॉल्व कर लेंगे तो एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि कंपाउंड हमेशा रिएक्ट करता है या चेंजेस करता है टू गेन द स्टेबिलिटी, नॉट टू बिकम अनस्टेबलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये बहुत ही कम बेसिक। नेक्स्ट हम आते हैं इसके सिंथेसिस पे, तो आता है अब इमीडाजोल। अच्छा, तो अब इसमें देखिए, अगर सिंथेसिस अगर हम देखें तो इमीडाजोल की सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए अल्फा हेलो कीटोन। तो देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया CO। ठीक है, तो ये अल्फा पोजीशन हो गया,
और अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो अल्फा हेलो कीटोन हो गया। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, हमें एमीडीन के साथ कराना है। तो ये हो गया आपका एमीडीन, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, एमीडीन। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहां कहीं पे भी आपको CO ग्रुप मिले यानी कार्बोनिल ग्रुप मिले, तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है उस पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं उसके इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्टेड होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की काफी ज्यादा संभावना। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जहाँ पे कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये जुड़ गया। ठीक है, अब अगला अगला क्या सीक्वेंस होगा, यहाँ से H2O ये चीजें निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, HCl आप निकाल दीजिए, ये Cl हो गया और ये H हो गया, आप HCl निकाल दीजिए। ठीक है, अब HCl निकालने के बाद साइक्लाइजेशन होगा और क्या हो गया, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल्स मिल जाएंगे। पायराजोल्स के केस में क्या करना है, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए 1 और 3 पोजीशन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, हाइड्रोजन से कराना है। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है, और मैंने बताया कि आपको कार्बोनिल जहाँ पे भी है उसका जो कार्बन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा, तो यहाँ का जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो लोन पेयर होता है अब वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो इससे क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा और H2O आप निकाल दीजिए यहाँ से। ठीक है, H2O आप निकाल दीजिए यहाँ से, आपको क्या एट द लास्ट आपको क्या मिल जाएगा, पायराजोल। ठीक है, तो ये सब कुछ था क्या इसके सिंथेसिस के बारे में। बातें हम रिएक्टिविटी के बारे में, हमने अभी फिलहाल क्या कहते हैं रेजोनेंस पे वीडियोस बनाई हैं। तो रिएक्टिविटी हमेशा जो डिसाइड होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही डिसाइड होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमें सीधे सीधे स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर के किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी और किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो ये चीज जो यहाँ पे फैक्ट्स लिखे गए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे लिखे गए हैं। तो मेरा एक अर्ज है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखें ना देखें, आप लोग ट्राई करें कि जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं आपके सिलेबस में उन सभी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें और प्रैक्टिस करिए अनटिल अनलेस कि आप लोग परफेक्शन को ना प्राप्त, उससे आपको पता चल जाएगा। ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इमिडाजोल में C4 और C5 इलेक्ट्रॉन रिच होता है, C2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये सारी चीज़ें आप अपने खुद से बता। अब देखिए इसमें C4 एंड C5 इमिडाजोल के केस में, पायराजोल के केस में C4 इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी कि अगर हम क्लोरीनेशन या नाइट्रेशन की बात करें तो इमिडाजोल एंड पायराजोल में किस किस पोजीशन पे क्लोरीनेशन या नाइट्रेशन हो सकता है, C4 या C5 पे, और पायराजोल के केस में C4 पोजीशन पे ही होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं एट द लास्ट मेडिसिनल यूजेस। अब मेडिसिनल यूजेस में कई सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें बेसिक मॉइटीज हमारे इमिडाजोल होते हैं या पायराजोल होते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए आपने नेचुरल, ये नेचुरल प्रोडक्ट है आपका, ये आपके बॉडी में भी पाया जाता है हिस्टामिन, इसमें इमिडाजोल एज अ बेसिक मॉइटी होता है। हिस्टिडीन, ये भी, इसमें भी इमिडाजोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैफीन जो आप चाय पीते हैं उसमें भी इमिडाजोल ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम ड्रग की बात करें तो सिमिटिडीन जो एक एंटी अल्सर ड्रग है उसमें भी देखिए आप इमिडाजोल ही प्रेजेंट होता है बेसिक रिंग की रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। सिंडेनाफिल, सिंडेनाफिल सिट्रेट जो होता है क्या कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए, उसमें पायराजोल प्रेजेंट होता है। ठीक है,
और वर्डिनाफिल सिट्रेट जो होता है उसमें इमिडाजोल प्रेजेंट होता है एज अ बेसिक मॉइटी, ठीक है। सेलिकॉक्सिब है कॉक्स 2 इनहिबिटर, उसमें पायराजोल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका बेसिक मॉइटी जो है इमिडाजोल या पायराजोल होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक मेडिसिनल यूज है। थैंक यू वेरी मच।